नमस्कार साथियों, मैं विनम्र नागर एक बार पुनः श्री अरविंदो आईएएस हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज का जो लेक्चर है वो हमारा मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज का थर्ड लेक्चर होने वाला है। ठीक है, मेरे मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज के दो लेक्चर पिछले आपने देखे होंगे। पहला लेक्चर मेरा रहा है मॉडर्न हिस्ट्री का कंप्लीट इंट्रोडक्शन एंड सेकंड लेक्चर जो मेरा रहा है वो सेकंड लेक्चर मैंने आपको दिया था भारत में पुर्तगालियों के आगमन पर, अराइवल ऑफ पुर्तगीज इन इंडिया। उसको मैंने पूरा ट्रेड पर उन्होंने मोनोपोली कैसे की है, ठीक है, उन्होंने अपनी नीतियों को कैसे भारत में जमाया है, वो सारी चीजें मैंने पिछले लेक्चर में कवर करने का प्रयास किया था। और ये लेक्चर आपको तभी बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा जब आप मेरा सेकंड वाला जो लेक्चर है जो अराइवल ऑफ पुर्तगीज है उसको बहुत अच्छे तरीके से समझ लेंगे। इज दैट क्लियर? तो देखिए यहां पर अगर हम जिस मुद्दे पर बात करने वाले हैं वो है जो लास्ट लेक्चर रहा था उस लेक्चर से आगे की चीजें। ठीक है, तो देखिए अब पुर्तगालियों का आगमन, अराइवल ऑफ पुर्तगीज आप समझ चुके हैं। ठीक है, जब आप इस टॉपिक को समझ चुके हैं तो इसका थोड़ा सा एक अवलोकन, एक एनालिसिस करना भी आपको जरूरी है जो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन होता है, सिविल सर्विसेज के मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो टॉपिक है अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। इज दैट क्लियर? देखिए आप, मैंने उसमें आपको दो तीन नाम बेहद बहुत इंपॉर्टेंटली बताए थे। मैंने आपको पहला नाम बताया था जिन्होंने गवर्नर बनाया था, फ्रांसिस्को दी अल्मेडा। ठीक है, ये नाम मैंने आपको बताया था। इसके अलावा मैंने एक और नाम इसमें आपको बताया था, वो क्या? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ठीक है, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाम। कई बार एमपीपीएससी जो स्टेट पीएससी एमपीपीएससी होता है उसमें 3 नंबर में यहीं से क्वेश्चन उठाकर पूछ लेता है वो। ठीक है, तो वहां पर जो आप एक लाइन है, 2 लाइन है, 3 लाइन के क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं जनरली, आजकल तो एक लाइन का 2020 का जो न्यू सिलेबस है उसके हिसाब से, तो ठीक, तो वहां पर ये टॉपिक्स जो है आपको बहुत ज्यादा मेजरली तरीके से काम आने वाले हैं। लेकिन कई बार वो इनको विस्तार पूर्वक भी पूछ सकता है, जैसे कि जब वो आपसे पूछ ले कि पुर्तगालियों इंडिया जो आए थे उन्होंने किस तरीके से अपनी विस्तारवादी नीति को आगे बढ़ाया, किस तरीके से उन्होंने ट्रेड पर मोनोपोली की, ट्रेड पर अपना एकाधिकार जमाया, व्यापार पर अपना एकाधिकार जमाया, उन चीजों को समझने के लिए यह लेक्चर बेहद ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए फ्रांसिस्को दी अल्मेडा, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ये गवर्नर था और ये गवर्नर जनरल, और ये क्या था? वाइसरॉय। लेकिन अगर हम देखें तो फ्रांसिस्को दी अल्मेडा का अगर योगदान आप देखेंगे, मैं इनका योगदान समझा रहा हूं, थोड़ा सा एनालिसिस करवा रहा हूं। इसने अदन, आरमुज और मैंने आपको एक और बताया था मलक्का, ठीक है, इन क्षेत्रों पर कहीं ना कहीं अपना एकाधिकार जमाया, अपना कब्जा जमाया। इज दैट क्लियर? मैंने आपको पिछला लेक्चर मैप के थ्रू समझाया है और आज वाला लेक्चर भी जब आप पढ़ें तो आप मैप आपके सामने रखें। इज दैट क्लियर? तभी आपको चीजें क्लियर होने वाली है। तो मैप आप साथ में रखकर चलें। अभी मुझे आज मैप की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ने वाली क्योंकि मैं सारी चीजें पिछले बार आपको मैपिंग के थ्रू समझा चुका हूं, तो आप उसमें देखते चलिएगा। इस पर इन्होंने अधिकार जमा लिया, लेकिन जो विस्तारवादी नीति थी, ठीक है, जो एक बहुत ज्यादा विस्तार किया था पुर्तगाली शासन का, पुर्तगाली व्यापार का, उस विस्तार का बहुत ज्यादा श्रेय जो है, जो क्रेडिट जो है बहुत ज्यादा, वो किसको दिया जाता है? वो क्रेडिट बहुत ज्यादा दिया जाता है अल्फांसो डी अल्बुकर्क को, क्योंकि अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने जो इंडियन ओशियन था, इस इंडियन ओशियन में अपना प्रभुत्व बहुत ज्यादा जमाया। वाई? क्योंकि अगर आप देखेंगे मलक्का को, ठीक है, तो ट्रेड जो साउथ ईस्ट एशिया है, जो साउथ ईस्ट एशिया है, साउथ ईस्ट एशिया का जो ट्रेड है वो यहां से काफी ज्यादा सही तरीके से होता है और इंडियन ओशियन से भी बहुत सही तरीके से होता है, मतलब इंडियन ओशियन से जुड़ा हुआ है। जैसे कि आज की डेट में चाइना का बहुत बड़ा व्यापार किसके माध्यम से हो रहा है? इंडियन ओशियन के माध्यम से हो रहा है। अरे बात समझ में? तो इंडियन ओशियन अपने आप में हम ये कह सकते हैं कि बहुत बड़ी सामरिक स्थिति निभाता है व्यापार के मामले में। जब आप इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे आगे, लेकिन यहां में आपको मेन जो हमारा मुद्दा है उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने क्या किया? विस्तारवादी नीति पर काम किया और साउथ ईस्ट एशिया के व्यापार पर इसकी नजर थी और साउथ ईस्ट एशिया के व्यापार को इसने जमाने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, गोवा को जब इसने जीता था, मैंने बताया था बीजापुर के सुल्तान को हराया,
और गोवा जीत लिया। तो जब इन्होंने गोवा को जीता तो गोवा का जो इंपोर्टेंस है वो बेहद ही इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर आप देखेंगे मैप में, जब आप देखेंगे तो गोवा कहां है, गोवा उस जगह पर स्थित है जहां से मालाबार तट जो है वो आसानी से नियंत्रित किया जा सकता। तो जो मालाबार ट्रेड है उस पर भी इसकी नजर थी, जो हमारा मालाबार तट से होने वाला जो ट्रेड है उस पर भी इसकी नजर थी। तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने क्या किया, इंडियन ओशियन में अपना प्रभुत्व जमाया, ठीक है, और गोवा मतलब जो इंपोर्टेंट रहा है मालाबार तट के लिए उस पर भी अपना इंफ्लुएंस जमा लिया। तो इससे क्या हुआ, इससे जो इनकी व्यापार की विस्तारवादी नीति थी और जो ट्रेड पर मोनोपोली ये करना चाह रहे थे उस ट्रेड पर इन्होंने मोनोपोली कायम की। इज दैट क्लियर? उस ट्रेड पर मोनोपोली कायम की और मोनोपोली के साथ साथ इन्होंने एक नीति अपनाई। वो सिस्टम कौन सा था, वो नीति कौन सी थी, बेहद इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम है वो है कॉर्टेस, ठीक है, अर्मेडा, कॉर्टेस अर्मेडा सिस्टम जो था, मतलब जो कॉर्टेस अर्मेडा काफिला पद्धति थी, इसके माध्यम से इन्होंने व्यापार पर मोनोपोली करने का प्रयास किया। और इस सिस्टम को आप समझ लीजिए, सिस्टम क्या था, इस सिस्टम के अंतर्गत ये जो समुद्री रास्ते थे, समुद्र पर एकाधिकार और नियंत्रण करना चाह रहे थे, समुद्र पर नियंत्रण करते थे और उस नियंत्रण मतलब उसको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करते थे और उससे वहां पर इनका एकाधिकार होता था, मोनोपोली हो जाती थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के साथ साथ मैं आपको कंसेप्चुअल इंफॉर्मेशन देने का भी प्रयास कर रहा हूं। ध्यान रखिएगा, फ्रांसिस्को दी अल्मेडा इसने इस क्षेत्र को कब्जे में कर लिया और अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने इसको आगे बढ़ाया और साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया, इंडियन ओशियन, क्योंकि इंडियन ओशियन और साउथ ईस्ट एशिया पर व्यापार पर कब्जा करने के लिए मलक्का पर इन्होंने कब्जा कर लिया, तो साउथ ईस्ट एशिया का व्यापार पर यहां से कब्जा हो गया, ठीक है, और इंडियन ओशियन पर कब्जा कर लिया। तो क्या हुआ, पूरा साउथ ईस्ट एशिया कहीं इन्होंने कवर करने का प्रयास किया। और जब पूरा साउथ ईस्ट एशिया कवर करने का प्रयास किया तो उसके साथ साथ गोवा, बीजापुर के सुल्तान से लेकर तो मालाबार के ट्रेड पर इन्होंने मोनोपोली स्थापित करने की कोशिश की। और इसी पद्धति में हम देखें तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पद्धति कॉर्टेस अर्मेडा काफिला, जिसके माध्यम से समुद्र पर इन्होंने नियंत्रण करने का प्रयास किया। और जब समुद्र पर नियंत्रण होगा तो एकाधिकार इनका होगा, मोनोपोली इनकी होगी। मतलब अगर कोई भी जहाज जाएगा या कोई भी जहाज आएगा तो उससे परमिशन किससे लेनी पड़ेगी, पुर्तगालियों से परमिशन लेनी पड़ेगी। वो पुर्तगाली बड़े ही आगे लोग थे। ये क्या करते थे, पुर्तगालियों ने समुद्र में लूटमार भी करी, बहुत ज्यादा लूटमार करी, ठीक है, कई बार चीजों को सीधे सीधे लूट लेते थे, व्यापार के लिए चीजें आ रही लेकिन उनको सीधे ही लूट लिया जाता था। तो उस स्थिति में क्या हुआ, लूटमार की इन्होंने नीति अपनाई, मतलब धोखाधड़ी की इन्होंने नीति अपनाई। ये सारे काम भी इन्होंने कहीं ना कहीं किए। इज दैट क्लियर? अब आप एक क्वेश्चन यहां से ये अराइज होता है कि ये सारी चीजें जब अच्छी खासी चल रही थी, ये सारी चीजें बहुत बढ़िया तरीके से चल रही थी, तो फिर ऐसा क्या हुआ कि बाद में इनका जो व्यापार था, मोनोपोली बाद में छिनती हुई चली गई। क्यों? उसके पीछे कुछ रीजंस थे, कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस मैं आपको बता दूं कि ये सारी चीजें होने के बावजूद भी जो पुर्तगालीज थे वो बाद में व्यापार पर उनका एकाधिकार समाप्त हुआ और धीरे धीरे वो इस एरिया से समाप्त होते चले गए और कुछ ही एरिया, गोवा, दमन द्वीप और कुछ ही एरिया में सिमट कर रह गए। क्यों? क्योंकि जो पुर्तगालीज थे इन सब चीजों के साथ साथ वो लोग सबसे ज्यादा जिस मामले में असहिष्णु थे, इंटॉलरेंस थे, वो थी उनकी धार्मिक नीति। वो सिर्फ और सिर्फ दुनिया में ईसाई धर्म का ही प्रचार करना चाहते थे और जहां भी जाते थे वहां ईसाई धर्म को ही स्थापित करना चाहते थे। दैट क्लियर? मतलब कट्टरवादी नीति अपनाकर चल रहे थे कि सबसे बड़ा धर्म कौन सा, ईसाई धर्म, ठीक है, और वो ईसाई धर्म को ही आगे बढ़ा रहे थे। तो जो उनकी धार्मिक नीति थी, हालांकि उन्होंने यहां आकर ट्रेड को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया, लेकिन उन्होंने अपनी धार्मिक नीति भी नहीं छोड़ी और उस धार्मिक नीति की वजह से कहीं ना कहीं उनकी दुश्मनी लोगों से बढ़ती चली गई। इसके अलावा उन्होंने कहीं ना कहीं जो स्पेन था, स्पेन के साथ अपने आप को शामिल किया, ठीक, और यूरोपीय शक्तियों में स्पेन जो है धीरे धीरे नीचे गया, उसके साथ पुर्तगाल भी धीरे धीरे नीचे चला गया। और जैसे ही इस एरिया में अन्य लोगों की आवाजाही बढ़ी, ठीक है, जब आप आगे देखेंगे डच आए, ब्रिटेन वाले आए, ठीक है, अंग्रेज आए, बाद में फ्रांसीसी आए, जब ये लोगों का आना जाना स्टार्ट हुआ तो कहीं ना कहीं अंग्रेजों ने इन लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया।
और धीरे धीरे जो इनका ट्रेड का जो सिस्टम था, जो मोनोपोली थी, जो ट्रेड पर एकाधिकार था, वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं समाप्त होने लगा। जैसे मैं इसका एक बढ़िया सा एग्जांपल अगर आपको देना चाहूं कि अगर जब मैं आपको पढ़ाऊंगा भारत में ब्रिटिशर्स का आगमन, जो आप पढ़ेंगे कि जहांगीर के दरबार में जो कैप्टन हॉकिंस आए थे, जहांगीर के दरबार में जो कैप्टन हॉकिंस आया था, ठीक है, उस कैप्टन हॉकिंस को इन लोगों ने रोकने का बहुत प्रयास किया, लेकिन ये उसे रोक नहीं पाए, ठीक है। और कैप्टन हॉकिंस थोड़ी बहुत तुर्की भी जानता था, तो बढ़िया उसने संवाद किया जहांगीर से, ठीक है, और बात जम गई उसकी। हालांकि वो आगे पढ़ेंगे आप में, मैं यहां पर उसको नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं एक इंपॉर्टेंट आपको कंसेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इन लोगों ने किस तरीके से व्यापार पर एकाधिकार किया, मोनोपोली की। जहां से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसका रोल पूछा जाता है कि अल्फांसो डी अल्बुकर्क की भूमिका समझाइए। पुर्तगालियों का जो व्यापार बड़ा था, व्यापार पर जो एकाधिकार हुआ था, उस व्यापार पर एकाधिकार में अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो रहा है, इसकी भूमिका, इसके इंपॉर्टेंस को आप समझाइए। ये जनरली यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। और जो बाकी इसके बारे में मेन बातें थी, मैं अपने लास्ट के लेक्चर, मतलब जो पिछला मेरा लेक्चर रहा है, लास्ट जो लेक्चर रहा है, उसे बहुत ज्यादा चीजें यहां से समझा चुका हूं। इज दैट क्लियर? और जब आप मिडिवल इंडिया पढ़ेंगे, तो मिडिवल इंडिया में आप देखेंगे किस तरीके से पुर्तगालियों का संबंध मुगलों से रहा, किस तरीके से पुर्तगालियों का संबंध बहादुर शाह से रहा, किस तरीके से बहादुर शाह की हेल्प पुर्तगालियों ने की, बाद में फिर पुर्तगालियों ने ही उसको कहीं ना कहीं मरवा दिया। ये सारी चीजें, जब हुमायूं गुजरात गया, बहादुर शाह, जब आप पढ़ेंगे इस बारे में सारी की सारी चीजें, तो कहीं ना कहीं आपको वहां से भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। लेकिन मैं मॉडर्न हिस्ट्री के विस्तार को, मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक्स का बेस बना रहा हूं, इससे जो मिडिवल इंडिया के लेक्चर्स होंगे, वहां पर उन सारी चीजों को आप समझ लेंगे, ठीक। तो मेन बातें यहां पर ध्यान रखिएगा, फ्रांसिस्को दी अल्मेडा, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ठीक है। और ये जो पद्धति है वो कौन सी है? कार्टेज अल्मेडा काफिला पद्धति, कार्टेज अल्मेडा सिस्टम, जिसके माध्यम से समुद्र पर नियंत्रण किया और व्यापार पर मोनोपोली, एकाधिकार कर लिया। इज दैट क्लियर? आई होप साथियों आपको पुर्तगालियों का आगमन, अराइवल ऑफ पुर्तगीज इंडिया में समझ में आया होगा, ठीक। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, इन्होंने कुछ काम भी भारत में किए, वो आपको ध्यान रखना है, जिसमें 3 काम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जो आपको बिल्कुल ध्यान रखते हुए चलना है। वो 3 काम कौन कौन से हैं? तो उन 3 कामों की अगर मैं बात करूं, तो वो 3 काम बेहद इंपॉर्टेंट काम है। वो है, इन्होंने इंडिया में तंबाकू की खेती को बढ़ावा दिया, ठीक है, तंबाकू की खेती को बढ़ावा दिया, और जहाजरानी जो सिस्टम है, जहाज का निर्माण वाला जो सिस्टम है, उसको कहने में बढ़ावा दिया। और नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट, इन्होंने ही भारत में पहली प्रिंटिंग प्रेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रीलिम्स में यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इन्होंने सबसे पहले भारत में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की, और वो प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना कहां पर की? गोवा, 1556 में। ये 3 काम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसके? पुर्तगालियों के। इन्होंने तंबाकू की खेती को भारत में बढ़ावा दिया, जहाजरानी जो उद्योग था उसको बढ़ावा दिया, और नेक्स्ट प्रिंटिंग प्रेस हमारे यहां पर इन्होंने एस्टेब्लिश की, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रिंटिंग प्रेस। फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस इन्होंने स्थापित की कहां पर? गोवा, 1556, 1556 में। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के हिसाब से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, प्लीज आप इसको ध्यान रखें, और अच्छे से आपको पता होना चाहिए कि लोगों ने मेन काम क्या क्या किए हैं। और कई सारे जो फल हैं, जो फ्रूट एग्रीकल्चर है, ठीक है, वो भी इन्होंने कहीं ना कहीं इंडिया में उसको भी बढ़ाया। लेकिन मेन काम ये तीनों इनके रहे हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना एग्जामिनेशन में पूछी जाती है। इज दैट क्लियर? यहां पर अगर कहीं ना कहीं मैं अराइवल ऑफ पुर्तगीज को एंड करना चाहूंगा, इसके बाद हम देखते हैं अराइवल ऑफ डचेस, डचों का आगमन। देखिए आप, डचों का आगमन से संबंधित अगर बात आप समझेंगे, तो यहां पर हम देखें तो डचों का आगमन बहुत ही छोटा है, बहुत ज्यादा उसको डेप्थ में नहीं पढ़ना है। इसके पहला वाला जो लेक्चर है उसमें पहले बता चुका हूं आपको, पुर्तगालियों का आगमन, ब्रिटिशर्स का आगमन और फ्रांसीसियों का आगमन आपको बहुत व्यापक पैमाने पर पढ़ना है। स्पेशली ब्रिटिश तो आपको पूरे व्यापक पैमाने पर ही पढ़ना है, क्योंकि पूरी मॉडर्न हिस्ट्री में ब्रिटिश भरे हुए हैं, क्योंकि उन्हीं के तो हम उपनिवेश रहे थे, ठीक है, उन्हीं की तो हम कॉलोनी रहे थे, तो कहीं ना कहीं उनके बारे में तो आपको काफी ज्यादा चीजों को पढ़ना ही पड़ेगा, जानना ही पड़ेगा, ठीक। लेकिन फिर भी जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं बीच में हम उनको करते हुए चलेंगे। तो हम देखते हैं इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अराइवल ऑफ डचेस इन इंडिया, ठीक है। भारत में किसका आगमन? भारत में डचों का आगमन। हम ये देखते हैं हिस्ट्री में भारत में डचों का आगमन
कैसे हुआ और क्या इंपॉर्टेंट चीजें हुई। यहां पर आपको कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन ही मेनली ध्यान रखनी है, ठीक है। वो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन मैं आपको बता दे रहा हूं, मेन क्या क्या चीजें यहां पर है, उस फैक्चुअल इंफॉर्मेशन का पार्ट क्या क्या यहां पर आपको देखना है। देखिए साथियों, अगर मैं मोटे तौर पर बात करना चाहूं तो 1605 से लेकर, ठीक है, 1825 के आसपास तक डच इंडिया में रहे। इज दैट क्लियर? कब तक रहे? 1825 के आसपास तक रहे। लेकिन मैं बोलूं कि 1605 से लेकर 1759 तक इनका इंफ्लुएंस बहुत ज्यादा रहा। कब से कब तक? 1605 से 1759 तक इनका इंफ्लुएंस काफी ज्यादा हमारे यहां पर रहा, मतलब प्रभाव काफी ज्यादा हमारे यहां पर कब रहा? 1605 से 1759 तक इनका प्रभाव काफी ज्यादा रहा। लेकिन अराइवल ऑफ डचेस में सबसे पहला नाम अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए मैं आपको बताना चाहूं और 3 नंबर के क्वेश्चंस के लिए अगर मैं आपको बताना चाहूं तो वह नाम कौन सा हो सकता है? तो वह नाम है कार्नेलिस। ध्यान से लीजिएगा, कार्नेलिस, ठीक है। मैं हिंदी में लिख रहा हूं, इन चीजों को आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। इसमें नाम तो हिंदी में इंग्लिश में सेम ही रहेंगे, तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। कार्नेलिस डी हाउटमैन, कार्नेलिस डी हाउटमैन, ये एक ऐसा नाम है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये प्रथम डच है, फर्स्ट डच पर्सन, ठीक है, फर्स्ट डच है जो कहीं ना कहीं हमारे इधर आया। और हमारे इधर कहां आया? अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो कंफ्यूज प्लीज मत होना। ये आया था जावा एंड सुमात्रा। कहां पर? जावा एंड सुमात्रा द्वीप पर सबसे पहले आया। इज दैट क्लियर? ये अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट बात है। कब आया? जावा एंड सुमात्रा द्वीप पर। कब? 1596 में। तो ध्यान रहे, पहला डच व्यक्ति कार्नेलिस डी हाउटमैन, फर्स्ट डच, जावा एंड सुमात्रा आइलैंड पर आया 1596। जावा एंड सुमात्रा, अगर आपने मेरा इकोलॉजी का लेक्चर देखा हो, ठीक है, याद कीजिए आप मेरा इकोलॉजी का लेक्चर, इकोलॉजी थर्ड, तो इकोलॉजी के थर्ड वाले लेक्चर में मैंने उसको ज्योग्राफी के कांसेप्ट से कोरिलेट कर आपको समझाया था। अगर आपने वहां पर मेरा ज्योग्राफी का कांसेप्ट को देखा होगा तो मैं आपको बताया था कि इक्वेटर, ठीक है, इक्वेटर के पास ही क्या, यहां जावा सागर और यहां सुमात्रा, मैंने आपको समझाया था अगर याद हो तो, ठीक है। और उसके ऊपर क्या था? इधर इस साइड अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। तो जब आप जाएंगे इंडिया में नीचे की साइड, साउथ इंडिया की तरफ, ठीक है, मतलब साउथ एशिया में जब आप रहेंगे, इंडिया साउथ एशिया में आता, तो नीचे की तरफ जब आप जाते हैं तो तमिलनाडु, और इधर आप देखेंगे तो अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, और जैसे जैसे उसके नीचे आएंगे तो जावा एंड सुमात्रा द्वीप आपको वहां पर मिल जाएंगे। मतलब आपको एक इंपॉर्टेंट बात ये मिल रही होगी कि जावा एंड सुमात्रा तो ये ऊपर की तरफ आएंगे तो हिंद महासागर, और वहां से तमिलनाडु की तरफ ये लोग आएंगे। कंसेप्चुअली फैक्ट्स के साथ आपको ज्योग्राफिकल कंसेप्ट भी क्लियर होने चाहिए हिस्ट्री पढ़ते टाइम, ताकि आप फैक्ट्स को ज्योग्राफी से आसानी से कोरिलेट कर सके और अच्छे तरीके से आपकी चीजें माइंड में क्लियर हो सके। तो देखिए 1596 जावा सुमात्रा द्वीप पर यह पर्सन आया और यहां से इन लोगों ने व्यापार पर अपना काम करना स्टार्ट किया, और इसी क्रम में, ठीक है, इन लोगों ने डच ईस्ट इंडिया कंपनी को एस्टेब्लिश किया, ठीक है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी को इन्होंने एस्टेब्लिश किया, कहां? ट्रेड के लिए। कौन सी कंपनी? डच ईस्ट इंडिया कंपनी। और डच ईस्ट इंडिया कंपनी को उन्होंने स्थापित किया तमिलनाडु। कहां पर स्थापित किया साथियों? तमिलनाडु में। इज दैट क्लियर? डच ईस्ट इंडिया कंपनी तमिलनाडु में। कहां? तमिलनाडु में पुलिकट में। ये कई बार ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी तमिलनाडु पुलिकट में इन्होंने अपनी पहली जो कंपनी थी वो स्थापित की, और यहां से इन्होंने इंडिया से ट्रेड करना प्रारंभ किया, व्यापार करना प्रारंभ किया, और साउथ ईस्ट एशिया से व्यापार करना प्रारंभ किया। इज दैट क्लियर? लेकिन मेन इंपॉर्टेंट जो बात है इसमें देखने वाली वो क्या है? डचों की जो प्रमुख मेन नजर थी, मतलब जो मेन इनकी आईज थी, वो किस पर थी? वो थी हमारे मसाला व्यापार पर। मतलब ये साउथ ईस्ट एशिया ही बार बार आ रहा है, क्यों? क्योंकि ये सिर्फ साउथ एशिया से नहीं, पूरे साउथ ईस्ट एशिया से व्यापार करना चाहते थे। तो साउथ ईस्ट एशिया का जो मसाला व्यापार है, जो मसाला बाजार है, उस पर ये बहुत ज्यादा नियंत्रण करने के मूड में थे, क्योंकि मसालों की जो मांग थी, क्योंकि आपको पता है भारत में आपने देखा होगा मसालों की तो जबरदस्त एक उपज होती है और शानदार तरीके से मसालों का उपयोग किया जाता है, ठीक है। उन मसालों की खुशबू से लोग दीवाने हो जाते हैं, ये कंडीशन है, समझ रहे हैं? घर में मसालों का उपयोग कर ही रहे होंगे डेफिनेटली। और
अगर आप औषधि गुणों की बात करें तो मसालों में कहीं ना कहीं औषधि गुण भी भरपूर मात्रा में भारतीय मसालों में होते हैं। तो इन सब चीजों नहीं तो अट्रैक्ट किया था किसको, यूरोपियंस को। तो उसी क्रम में जो डच थे वो भी मसाला व्यापार पर अपना एक अधिकार करना चाहते थे और चाहते थे कि मसाले का जबरदस्त तरीके से ट्रेड करें। लेकिन मसाले के साथ साथ इन लोगों ने जो काम कर दिया भारत के लिए वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो यूनिक है और उनका श्रेय इनको बहुत ज्यादा दिया जाता है। वो ये है कि इंडिया का जो वस्त्र उद्योग है, ठीक है, तो जो भारतीय वस्त्र थे, भारतीय वस्त्र, उन भारतीय वस्त्रों की यूरोप में जो डिमांड बढ़ाई, यूरोप में जो बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ी थी उसका श्रेय इनको बहुत ज्यादा जाता है, क्योंकि डचेस ने भारतीय वस्त्रों की डिमांड को यूरोप में बहुत ज्यादा बढ़वाया। और हम कह सकते हैं कि डचेस के समय भारतीय जो वस्त्र थे वो बहुत ज्यादा भारत से क्या किए जाने लगे थे, निर्यात किए जाने लगे थे, ठीक है, बहुत ज्यादा मात्रा में। और भारतीय वस्त्रों, हैंडीक्राफ्टेड इंडस्ट्रीज जो थी, जो हैंडीक्राफ्टेड इंडस्ट्रीज भारत में थी, जो वस्त्र उद्योग से जुड़ी हुई थी, वो काफी ज्यादा आगे पहुंच गई थी डचेस के समय को। उसका जो वर्ल्ड लेवल पर जो यूरोपियंस को वहां पर पहुंचाया उसका श्रेय बहुत ज्यादा डचों को जाता है। दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए हैं, आप ध्यान रखिएगा। मैं फिर से इसको थोड़ा सा कंप्लीट करा दे रहा हूं कि भारत में डचों के आगमन की अगर आप बात करेंगे तो बहुत ज्यादा आपको लेंदी इसको बिल्कुल नहीं पढ़ना है, बुक्स में भी बहुत ज्यादा लेंदी नहीं दिया है, और सिविल सर्विसेज के हिसाब से कुछ ही चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। अगर मैं मेन इन्फ्लुएंस की बात करूं, मेन प्रभाव की बात करूं तो 1605 से 1759 तक रहा है, कहीं ना कहीं 1825 तक भारत में रहे हैं। लेकिन डच ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना है वो ट्रेड के लिए पुलिकट तमिलनाडु में हुई। उसी क्रम में अगर हम देखें तो इन सबको छोड़कर तो सबसे पहले जो पहला डच व्यक्ति था कार्नेलियस डी हाउटमैन, फर्स्ट डच, वो 1596 में जावा एंड सुमात्रा द्वीप पर आया था। वहीं से फिर लोग आगे बढ़े, उन्होंने अपनी प्लानिंग्स आगे बढ़ाई और साउथ ईस्ट एशिया के जो मसाला बाजार थे उस मसाला बाजार पर इन्होंने मोनोपोली, एक अधिकार करने का मूड बनाया, क्योंकि इनकी नजर बहुत ज्यादा किस पे थी, मसालों की। उसी क्रम में इन्होंने भारतीय वस्त्र उद्योग को बढ़ावा दे दिया। क्यों? क्योंकि भारत के वस्त्रों को ये यूरोप में ट्रेड करने लगे और भारत के वस्त्रों की डिमांड उस जो यूरोप है वहां पर काफी ज्यादा बढ़ने लगी। Is that clear? जिसकी वजह से भारतीय वस्त्र उद्योग फला फूला और भारतीय वस्त्र उद्योग आगे गया। आइए इतनी बात समझ में, तो बढ़िया से एक अवलोकन है, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले कौन आए? पुर्तगाली आए। पुर्तगालियों ने व्यापार के पर एकाधिकार करने के लिए, ट्रेड पर मोनोपोली करने के लिए सबसे पहले किस पर नियंत्रण किया? समुद्र पर नियंत्रण किया। ओके, जो कॉर्टेस आर्मेडो काफिला पद्धति थी उसके माध्यम से उन्होंने समुद्र पर नियंत्रण किया और समुद्र पर नियंत्रण कर उन्होंने समुद्र पर अपनी मोनोपोली स्थापित करने की कोशिश की और समुद्र में उन्होंने लूटपाट करना स्थापित करने की कोशिश की। क्यों? क्योंकि नौसैनिक तौर पर, मतलब नेवी के मामले में वो बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग थे अन्य कंट्रीज के कंपैरिजन। अगर अरब का उस टाइम पे इन्फ्लुएंस देखें तो अरब के कंपैरिजन वो ज्यादा कहीं ना कहीं मजबूत थे और भारतीय राजाओं के साथ उन्होंने संबंध बनाए और व्यापार पर कुछ छूट भी उन्होंने ली। व्यापार करने पर छूट उन्हें भारतीय राजाओं ने प्रदान की, मिडिवल हिस्ट्री में आप देखेंगे। और भारतीय राजाओं से उन्होंने छूट ले ली व्यापार पर ट्रेड करने के लिए, और व्यापार पर ट्रेड करने की छूट के साथ साथ एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने जो की वो ये की कि उन्होंने अपनी नौसैनिक शक्ति का फायदा उठाकर मोनोपोली ही स्थापित कर ली। किसने? पुर्तगालियों ने। ठीक, इसी क्रम में अगर हम आगे देखेंगे तो अगर हम पूरी बात करें तो उसके बाद फिर डच, और डच का पूरा ये सिनेरियो आपके सामने उपस्थित है। लेकिन डचों का भी बहुत ज्यादा इंफ्लुएंस तो मैं नहीं कह सकता रहा है, इन कुछ मामलों में उनका इंफ्लुएंस आपको देखने के लिए मिला। लेकिन डचों का भी पतन हुआ। कब हुआ? जब आप इसको देखेंगे तो इसमें आप देखेंगे कि जो डच थे उनकी भी लड़ाई हुई व्यापार को लेकर ही। किससे? अगर आप देखेंगे तो ब्रिटेन का जब आगमन आप देखेंगे, जब आप ब्रिटेन को पढ़ेंगे, जब मैं आपको समझाऊंगा कि ब्रिटिशर्स का आगमन, जब ब्रिटिशर्स का आगमन देखेंगे तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया? ब्रिटिशर्स ने कहीं ना कहीं डचों को भी नुकसान पहुंचाया। और 1759, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1759 में, ठीक है, बेदरा का युद्ध हुआ। किसका युद्ध हुआ साथियों? बेदरा का युद्ध। ध्यान रहे, मैं किसके युद्ध की बात कर रहा हूं? बेदरा के युद्ध की बात कर रहा हूं, ठीक है। और बेदरा के युद्ध में डचों की हार हुई। किसकी हार हुई? डचों की हार। बेदरा के युद्ध में डच हार गए और कहीं ना कहीं उनका जो इन्फ्लुएंस था वो काफी ज्यादा मात्रा में समाप्त हो गया। हालांकि मैं जब आगे आपको पढ़ाऊंगा
कि जब ब्रिटेन फ्रांसीसी वॉर में जब पढ़ाऊंगा, उन ब्रिटेन फ्रांसीसी वॉर में जब सेंट थॉमे की बैटल आपको मैं पढ़ाऊंगा, जब मैं वनडिवोर्स की बैटल में आपको पढ़ाऊंगा, तो वहां पर भी आप देखेंगे कि ब्रिटेन वालों ने किस तरीके से व्यापार पर एकाधिकार करने के लिए सबसे पहले अपनी जो कॉम्पिटिटिव पावर्स थी, जो प्रतियोगी शक्तियां उनके साथ चल रही थी, उनको समाप्त किया और अपने ट्रेड को आगे बढ़ाया। ठीक, तो इसी क्रम में बेदरा का युद्ध 1759, जिसमें डचों की हार हो गई और कहीं ना कहीं यहां से इनका प्रभाव बहुत ज्यादा कम हो गया। और एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इसमें आता है कि डचों का जो व्यापार ट्रेड का सिस्टम था, वो ट्रेड का सिस्टम किस पर आधारित था? वो ट्रेड का सिस्टम कार्टेल पद्धति पर आधारित था। कौन सी पद्धति साथियों? कार्टेल पद्धति। और कार्टेल पद्धति डिपेंड होती है कॉपरेशन सिस्टम पर। कौन सिस्टम पर? कॉपरेशन सिस्टम पर। कॉपरेशन सिस्टम का मतलब होता है सहभागिता करना। ठीक है, सहभागिता पर आधारित। ध्यान रखिएगा, 3 नंबर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे क्वेश्चन ये आते हैं यहां पर, सहभागिता पर आधारित। ध्यान रहे। तो मेन चीजें मैंने डचों के बारे में समझा दी। ठीक, फिर से सुन लीजिए 2 मिनट में फटाफट। डचों का आगमन 1596 1596 कौन से द्वीप पर? जावा एंड सुमात्रा द्वीप पर आया पहला व्यक्ति। नाम बता चुका हूं, हाउटमैन पर्सन, मतलब हाउटमैन जो व्यक्ति था वो आया। फिर उन्होंने तमिलनाडु पुलिकट पर अपनी फैक्ट्री स्टार्ट की और ट्रेड करना प्रारंभ किया। ठीक है, और ट्रेड करना प्रारंभ किया तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी इन्होंने स्थापित की। उसी क्रम में डच ईस्ट इंडिया कंपनी जब इन्होंने स्थापित की, तो उसी क्रम में अगर हम आगे देखेंगे तो कहेंगे इन्होंने मसाला उद्योग पर अपना इंफ्लुएंस जमाने की कोशिश की और भारत को वस्त्रों के निर्यात का प्रमुख केंद्र, सेंटर इन्होंने बनाया दुनिया में। ठीक, और भारत के वस्त्रों को अलग अलग जगहों पर इन्होंने काफी ज्यादा मात्रा में पहुंचाया। लेकिन ये बहुत ज्यादा अपना प्रभाव कायम नहीं कर सके और 1759 में बेदरा के युद्ध में इनकी हार हुई और डचों की जैसी हार हुई, इनका इंफ्लुएंस, इनका प्रभाव भी यहां से कम हो गया। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात इनके बारे में, जो इनका ट्रेड का सिस्टम था, व्यापार का सिस्टम था, वो कार्टेल पद्धति, कार्टेल सिस्टम पर बेस्ड था। और कार्टेल सिस्टम का मतलब होता है कॉपरेशन सिस्टम, सहभागिता पर आधारित। मतलब जो उनका ट्रेड का सिस्टम चलता था वो सहभागिता के सिस्टम पर आधारित सिस्टम था। अब कॉपरेशन का मतलब आप जानते हैं बिल्कुल। ठीक है साथियों, मेरा छोटा लेक्चर है, स्मॉल लेक्चर है, लेकिन जो मैंने मेन कंसेप्ट थे वो इसमें क्लियर किए हैं। अब जब अगला मैं पढ़ाऊंगा तो उसमें आप ब्रिटिशर्स देखेंगे। वो लेक्चर्स पिछले लेक्चर्स जैसे ही करीबन 1 घंटे के आसपास के लेक्चर होने वाले हैं। जल्दी ही मैं वो लेक्चर्स भी बनाकर अपलोड करने वाला हूं। तब तक के लिए आप इस लेक्चर को कंप्लीट देख लें और जो मैं की पॉइंट्स बिल्कुल बनाते हुए चल रहा हूं, लाइन बाय लाइन, जैसा बोर्ड वर्क मेरा चल रहा है वैसा ही आपका कॉपी में वर्क चलते रहना चाहिए, ताकि कंसेप्चुअल क्लियरिटी आपस में बनी रहे। ठीक है, आई होप आप लेक्चर्स को बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे। बढ़िया पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले लेक्चर्स में। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।